बेटा किशोर, जब तेरे बापू हमें छोड़कर गए थे, तब से मैंने तुझे अपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया और तेरी शादी भी करवाई। अब तू बड़ा हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब घर का बंटवारा कर देना चाहिए। चाचा जी, आप मेरे लिए बापू समान हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया है। आज अगर आप बंटवारे की बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप जो भी फैसला लेंगे मेरे हित में ही होगा। मुझे कोई एतराज नहीं है। यही तो मुझे तुझसे उम्मीद थी बेटा। देख, खेती का काम बिल्कुल आसान नहीं होता। दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती है। मैं नहीं चाहता कि तुझे इतनी कठिन मेहनत करनी पड़े, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। तो फिर चाचा जी, आपका क्या विचार है? मेरा विचार है कि सारी खेती की जमीन मेरे पास रहे और तू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ रख ले। दूध बेचकर आराम से अपना गुजारा कर लेना। खेती की इतनी कठिन मेहनत तुझे नहीं करनी पड़ेगी बेटा। चाचा जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि जमीन भी आधी आधी बट जानी चाहिए। कुछ खेत आप रख लीजिए, कुछ मुझे दे दीजिए। पशु भी बराबर बांट लेते हैं ताकि हम दोनों का गुजारा अच्छे से हो सके। अरे किशोर, मैं तो बस चाहता हूं कि तू आराम से रहे। खेती की सारी मेहनत मैं कर लूंगा, तुझे किसी तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगा। नहीं चाचा जी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस... और एक बात बेटा, ये हमारा पुश्तैनी बड़ा घर मेरे पास ही रहेगा। इसमें हमारे पुरखों की यादें बसी हैं, इसलिए मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तू गांव के किनारे वाली पुरानी झोपड़ी में रह लेना, वहां आराम से अपना नया घर बसा लेना। चाचा जी, जैसी आपकी मर्जी। आप जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर है। यही तो बात है बेटा, तू सच में मेरा अपना बेटा है। चल, कल पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर सामान बांध लेना। भगवान तेरा भला करे। किशोर भोला भाला था। चाचा ने उसके भरोसे का फायदा उठाकर सारी खेती अपने नाम कर ली। किशोर उनके चेहरे की कपटी मुस्कान भी नहीं देख पाया। रात का समय। चाचा और चाची अपने कमरे में अकेले बैठे हैं। दरवाजा बंद है। चाचा का चेहरा अब पूरी तरह बदला हुआ है। आंखों में चमक, होठों पर शैतानी मुस्कान। हो गया जी, किशोर मान गया। मान गया भगवान, पूरा का पूरा मान गया। एक शब्द भी जुबान से नहीं निकाला आगे से। वाह जी वाह, आप तो सचमुच बड़े चतुर निकले। मुझे तो डर था कि वो जमीन के बारे में जिद करेगा। मैंने उस लड़के को पाला है, मैं उसकी रग रग जानता हूँ। उसे बस इतना कहना था कि मैं तेरी भलाई चाहता हूँ, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि असलियत क्या है। सच कहूँ तो आपने उसकी पढ़ाई पर, उसकी शादी पर जो खर्चा किया वो तो वसूल हो ही गया। अब वसूल? उससे भी ज्यादा। सारी उपजाऊ जमीन और बड़ा घर मेरे पास है। वो बेचारा दूध बेचकर गुजारा करेगा और मैं खेती से खूब पैसा कमाऊंगा। जी सुनिए, एक बात है, अगर किशोर को बाद में पता चल गया या उसने जमीन वापस मांगी तो? अरे भगवान, चिंता मत कर, वो मुझे बाप समान मानता है। मैंने जो कह दिया वो कभी उसका विरोध नहीं करेगा। गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर झोपड़ी। छत से कहीं कहीं रोशनी झांक रही है। अंदर किशोर और उसकी पत्नी बैठे हैं। पत्नी का चेहरा गुस्से और दुख से भरा है। ये क्या किया आपने? सारी जमीन चाचा जी के पास, बड़ा घर भी चाचा जी के पास, और हम इस टूटी झोपड़ी में आकर बैठ गए। ये कैसा बंटवारा है ये? तुम समझ नहीं रही। चाचा जी ने जो किया मेरी भलाई के लिए ही किया है। उनका कहना है कि खेती की मेहनत बहुत कठिन होती है, इसलिए उन्होंने मुझे पशु दिए हैं। आराम से गुजारा? कैसे गुजारा होगा इतने में? ना जमीन है, न ठीक से रहने को घर है। आपके चाचा ने आपको ठग लिया और आप अब भी उन्हें भला आदमी समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा मत कहो। चाचा जी ने मुझे पाला है, पढ़ाया है, मेरी शादी करवाई है। वो मेरा बुरा कैसे चाहेंगे? मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने आपकी परवरिश नहीं की, लेकिन अच्छी जमीन और बड़ा घर अपने पास रख लिया और आपको सिर्फ पशु और ये झोपड़ी दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा। हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन
मैं चाचा जी पर शक नहीं कर सकता। उन्होंने इतना कुछ किया है मेरे लिए। मैं जानती हूँ आप अपने चाचा का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। सिर्फ दूध बेचकर हमारा घर नहीं चलने वाला। तो क्या करें? मुझे तो कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। सुनिए, मेरे मन में एक बात आई है। हम कोई छोटा मोटा खाने पीने का काम क्यों न शुरू करें? एक ठेला लगाएं चौराहे पर। ठेला? लेकिन पैसे कहाँ हैं हमारे पास इतने सारे सामान के लिए? ज्यादा पैसे नहीं चाहिए शुरुआत में। थोड़ा सामान, एक छोटी ठेली और मेहनत। बस सोचना ये है कि हम क्या बेचें जो गांव में पहले कभी किसी ने न बेचा हो। समोसा तो रामलाल बेचता है, पकौड़े भी सब जगह मिल जाते हैं। अंडा डोसा। अंडा डोसा? ये क्या होता है? मेरी मौसी के गांव में मैंने एक बार खाया था। डोसे के अंदर अंडा डालकर बनाते हैं, साथ में चटनी और मसाला। बड़ा स्वादिष्ट होता है। इस गांव में किसी ने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। अगली सुबह गांव के चौराहे पर किशोर अपनी पुरानी लकड़ी की थैली सजाकर खड़ा था। तवे पर घी की खुशबू फैल रही थी, जबकि उसकी पत्नी बगल में खड़ी बैटर तैयार कर रही थी। भाग्यवान कोई आएगा भी या नहीं? आएगा, जरूर आएगा। खुशबू ही इतनी अच्छी है कि लोग खींचे चले आएंगे। गांव का एक लड़का मोहन उधर से गुजरता है। खुशबू सूंघकर रुक जाता है। अरे ये कैसी खुशबू है? किशोर भाई ये क्या बना रहे हो? अंडा डोसा मोहन भाई, खाकर देखो, बड़ा स्वादिष्ट है। अंडा डोसा? ये तो कभी सुना ही नहीं। डोसे में अंडा कैसे डाल सकते हो भला? अरे भाई, खाकर तो देखो। न पसंद आए तो पैसे मत देना। अच्छा ठीक है, एक प्लेट दे दो, देखे तो सही कैसा बनता है। किशोर डोसा बनाना शुरू करता है। तवे पर बैटर फैलाता है, बीच में अंडा फोड़कर डालता है, मसाला छिड़कता है। खुशबू और तेज हो जाती है। आसपास से 2-3 और लोग खिंचे चले आते हैं। क्या बन रहा है भाई? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे ये तो डोसे जैसा लग रहा है, लेकिन कुछ अलग है इसमें। अरे वाह, ये तो कमाल का है। किशोर भाई ये तो बहुत बढ़िया बना है। सच में पसंद आया मोहन भाई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बच्चे भी इकट्ठा हो जाते हैं। किशोर भाई, ये तो असली कमाल कर दिया तुमने। इतने साल हो गए इस गांव में, ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। किशोर भाई कल भी जरूर लगाना ठेला, मैं अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाऊंगा। जरूर भाई, कल भी आऊंगा, परसों भी आऊंगा, अब तो रोज आऊंगा। शाम होते होते ठेले के पास भीड़ और बढ़ जाती है। किशोर की पत्नी पसीने से तर है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी झलक रही है। खेतों में सुबह का समय। चाचा अपने खेत में खड़े हैं, मजदूरों को निर्देश दे रहे हैं। अरे ध्यान से बो बीज, इस बार सब्जी की फसल बहुत बड़ी लगानी है। टमाटर, बैंगन, भिंडी, सब कुछ। इस साल मुनाफा बहुत होने वाला है, समझे? जी मालिक, हो जाएगा सब ठीक से। इतनी अच्छी जमीन है, इस साल तो लाखों कमाऊंगा। किशोर तो बेचारा गाय भैंस लेकर बैठा होगा, और मैं इधर। तभी सरपंच जी चलते हुए खेत में आते हैं। अरे वाह, बड़ी मेहनत कर रहे हो लगता है। पूरा खेत तैयार हो रहा है। जी सरपंच जी, इस बार बड़ी फसल लगाई है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो अच्छा मुनाफा होगा। सुना है तुमने और किशोर ने मिलकर संपत्ति का बंटवारा कर लिया? जी सरपंच जी, हो गया बंटवारा। सब आपसी रजामंदी से हुआ है। एक बात पूछूं, बंटवारे के वक्त गांव के कोई गवाह क्यों नहीं बुलाए गए? पंचायत में आकर लिखत पढ़त क्यों नहीं की? ये तो रिवाज है हमारे गांव का। अरे सरपंच जी, ये तो घर का मामला था, आपसी प्रेम से निपट गया। किशोर मेरा अपना बेटा जैसा है, उसमें गवाह ववाह की क्या जरूरत? मैं बहुत साल से इस गांव में पंचायत संभाल रहा हूं। मैंने ऐसे कई आपसी प्रेम वाले बंटवारे देखे हैं, जिनमें एक तरफ पूरी जमीन गई और दूसरी तरफ सिर्फ कुछ पशु और टूटी झोंपड़ी।
ये कैसा न्याय है भला? सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किशोर को बचपन से पाला है। उसके बापू के मरने के बाद मैंने ही उसे सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई। इतने साल की मेहनत का कोई हिसाब नहीं होता क्या? परवरिश करना तुम्हारा फर्ज था, क्योंकि वो तुम्हारे भाई का बेटा था, तुम्हारा अपना खून था। उस फर्ज को निभाने का मतलब ये नहीं कि बदले में उसकी पूरी विरासत छीन ली जाए। ज्यादा जमीन रखना मेरा हक है सरपंच जी। मैंने सालों मेहनत की है इस परिवार के लिए। किशोर को कोई शिकायत नहीं है, वो खुश है अपनी जगह पर। आप क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हैं? मैं टांग नहीं अड़ा रहा, बस इतना कह रहा हूं कि लालच इंसान को अंधा कर देता है। आज जमीन तुम्हारे पास है, लेकिन कल भगवान का इंसाफ क्या होगा कोई नहीं जानता। सरपंच जी, आप अपनी पंचायत संभालिए, मैं अपना खेत संभाल लूंगा। शाम का समय। किशोर के ठेले पर हल्की भीड़ है। एक बुजुर्ग दादाजी ठेले के पास आते हैं। वाह बेटा, सच में कमाल का बनाया है तूने। ऐसा स्वाद तो मैंने 70 साल की जिंदगी में कभी नहीं चखा। आपका आशीर्वाद है दादाजी। बेटा, एक बात पूछूं? हाँ दादाजी, पूछिए। तू अपने चाचा से इतना संतुष्ट कैसे है? पूरी जमीन उनके पास, बड़ा घर उनके पास, और तू यहाँ झोपड़ी में। तुझे कभी बुरा नहीं लगा? दादाजी, चाचा जी ने मेरे लिए जो किया है उसके आगे ये सब छोटी बातें हैं। उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी शादी करवाई, मुझे उन पर शक करने का कोई हक नहीं। बेटा, मैं तेरे चाचा को बचपन से जानता हूँ। उसका स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है, अपना फायदा पहले देखता है। मुझे दुख होता है ये बताते हुए, लेकिन सच यही है कि उसने तुझे ठगा है। दादाजी, ऐसा मत कहिए। चाचा जी मेरे बापू समान हैं। बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने तेरी परवरिश में कोई कमी रखी, लेकिन परवरिश करना उसका फर्ज था और संपत्ति का सही बंटवारा करना भी उसका फर्ज था। उसने एक फर्ज निभाया, दूसरा नहीं निभाया। दादाजी, आप जो कह रहे हैं शायद उसमें सच्चाई हो, लेकिन मेरा मन अभी भी चाचा जी पर शक करने को तैयार नहीं है। हो सकता है वक्त के साथ मुझे सब समझ आ जाए। यही तो तेरी अच्छाई है बेटा, कि तू बुरा सोचता ही नहीं। बस इतना याद रख, मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, चाहे कितना भी वक्त लगे। दादाजी धीरे धीरे चले जाते हैं। किशोर पीछे खड़ा उनकी बातों पर सोचता रहता है। उसके चेहरे पर उलझन और हल्की चिंता की छाया है। कई हफ्ते बीत जाते हैं। आसमान में बादल नहीं है, धरती सूखी और फटी हुई है। चाचा के खेत में पौधे मुरझाए हुए हैं। चाचा परेशान चेहरे से खेत में खड़े हैं। हे भगवान, इतने महीने हो गए, एक बूंद पानी नहीं बरसा। ये फसल तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। मालिक, टमाटर के पौधे तो पूरी तरह सूख चुके हैं। बैंगन भी अब बचने वाले नहीं लग रहे। मालिक, हमारी मजदूरी का भी पिछले महीने से हिसाब बाकी है। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। अरे भाई, थोड़ा सब्र करो। फसल बिकेगी तो तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे, मुझे भी मुनाफा होगा। मालिक, फसल ही तो सूख गई है, बिकेगी कैसे? हमें तो आज ही पैसे चाहिए। घर में राशन खत्म हो गया है। ठीक है, कल तक इंतजाम करता हूँ। आज जाओ तुम लोग। मजदूर चले जाते हैं। चाचा अकेले खेत में खड़े सूखी जमीन को देखते हुए माथा पकड़ लेते हैं। अगले दिन सेठ के गोदाम के बाहर चाचा एक बैलगाड़ी में कुछ मुरझाई हुई सब्जियां लेकर पहुंचते हैं। सेठ बाहर खड़े होकर सब्जियों की जांच कर रहे हैं। सेठ जी, ये देखिए, इस बार की फसल लाया हूँ। थोड़ी कम है इस बार, लेकिन ये क्या है? ये टमाटर तो आधे सूखे हुए हैं, ये बैंगन भी मुरझाए हुए हैं। ये माल तो बिकने लायक ही नहीं है। सेठ जी, सूखा पड़ गया था इस बार, बारिश ही नहीं हुई। फिर भी जितना बचा सका उतना ले आया हूँ। आप थोड़ा कम दाम में ले लीजिए, मेहरबानी होगी। मैं व्यापारी हूँ, दान पुण्य नहीं करता। मेरे ग्राहक अच्छा माल मांगते हैं। ये खराब सब्जियां मैं किसी भी दाम पर नहीं ले सकता, क्योंकि ये बिकेंगी ही नहीं।
और न बिकने वाला माल मेरे गोदाम में सड़ेगा, उल्टा मेरा ही नुकसान होगा। सेठ जी मेरी बात समझिए, मजदूरों की मजदूरी बाकी है, साहूकार का कर्ज चढ़ा है। अगर आपने भी मना कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मुझे आपकी परेशानी समझ आती है, लेकिन व्यापार में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। आप जानते हैं ना, खराब माल खरीदकर मैं अपने ग्राहकों का भरोसा नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये सब सब्जियां बेकार चली जाएंगी? इतनी मेहनत, इतना पैसा। मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, लेकिन इस तरह नहीं। अगली बार जब अच्छी फसल लाइएगा, मैं जरूर खरीदूंगा। अभी के लिए माफी चाहता हूं। क्या गलती कर बैठा मैं? किशोर तो छोटी सी ठेली से भी अपना गुजारा कर रहा है और मैं इतनी बड़ी जमीन लेकर भी कंगाल हो गया। आ गए जी। सेठ ने क्या भाव दिया फसल का? बता रहे थे ना, अच्छा मुनाफा होगा इस बार। मुनाफा तो दूर की बात है, सेठ ने माल लिया ही नहीं। सूखे की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। क्या? तो अब क्या होगा? मजदूरों के पैसे, साहूकार का कर्जा। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है इस बार। अच्छा सुनिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे याद है आपने वादा किया था ना, इस बार अच्छा मुनाफा होगा तो मुझे बनारसी साड़ी दिलवाएंगे और 24 कैरेट सोने के गहने भी। तुझे साड़ी और गहनों की पड़ी है और इधर घर में खाने के लाले पड़ने वाले हैं। कर्जा चढ़ गया है, मजदूरों को पैसे देने हैं और तू बनारसी साड़ी की बात कर रही है। तो क्या हुआ? आपने वादा किया था ना। मैं तो बस अपना हक मांग रही हूँ। पड़ोस की रमा को देखो, उसके पति ने पिछले महीने ही उसे नई चूड़ियां दिलवाई। रमा के पति की बात मत कर मुझे। उनके खेत में सूखा नहीं पड़ा होगा। अभी हालत ये है कि कल मजदूरों को क्या जवाब दूंगा ये नहीं पता, और तुझे गहनों की पड़ी है। तो मैं क्या करूं? मेरी भी तो इच्छाएं हैं। शादी के बाद से एक नई साड़ी तक नहीं ली आपने मेरे लिए। अभी साड़ी का वक्त नहीं है, पहले इस कर्जे से निकलने का कोई रास्ता सोचना है। समझ क्यों नहीं रही तू? हाय राम, मैं तो बस अपने मन की बात कह रही थी और आप मुझ पर ही चिल्ला रहे हैं। इतने सालों में कभी मेरी ख्वाहिशों की कद्र नहीं की आपने। अभी मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची कि तुझसे बहस करूं। चल सो जा, कल देखता हूं क्या करना है। कुछ दिन बाद सेठ के गोदाम पर चाचा उदास मन से काम मांगने पहुंचते हैं, जहां सरपंच जी पहले से मौजूद होते हैं। सेठ जी, अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। फसल बर्बाद हो गई, कर्जा चढ़ गया है। क्या आपके गोदाम में कोई काम मिल सकता है मुझे, मजदूरी पर ही सही? मजदूरी? आप तो इतनी बड़ी जमीन के मालिक हैं। थी सेठ जी, अब हालत खराब है, कोई और चारा नहीं बचा। मैंने पहले ही कहा था ना, लालच का अंजाम अच्छा नहीं होता। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। सरपंच जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। न जमीन से कुछ निकल रहा है, न कोई और रास्ता दिख रहा है। एक बात कहूं, लालच ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, लेकिन अभी भी एक रास्ता बचा है, सच्चाई और माफी का रास्ता। क्या मतलब सरपंच जी? किशोर के पास जाओ, उससे माफी मांगो, बता दो कि तुमने उसके साथ क्या किया था। वो लड़का भोला है, ईमानदार है, मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन सरपंच जी, अगर उसने मना कर दिया तो? अगर उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो? मैं उसका सामना कैसे करूंगा? इतना कुछ किया है मैंने उसके साथ। मैं उस लड़के को जानता हूं, वो आज भी तुम्हें बाप समान मानता है। अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। जैसे ही किशोर को पता चलता है कि उसके चाचा की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई है, वह बिना एक पल गवाए उनके घर की ओर दौड़ पड़ता है। किशोर बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने लालच में आकर तुझे ठगा, तुझसे झूठ बोला, तुझे सबसे उपजाऊ जमीन से अपने घर से वंचित रखा। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं किशोर, पहले मुझे ये कहने दे। मैंने तुझे ठगा, फिर भी तू मुझे माफ करने आया है। मैं इस लायक नहीं हूं बेटा। मेरे लालच ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जमीन भी गई, इज्जत भी गई, और तेरा भरोसा भी मैंने खो दिया।
चाचा जी, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। आपने मुझे पाला, मुझे जिंदगी दी, वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा तू सच में बहुत बड़े दिल का है, मैं तेरे लायक नहीं हूँ। चाचा जी, अब पुरानी बातें भूल जाइए। मेरा अंडा डोसा का काम अच्छा चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप और चाची जी भी इसमें मेरे साथ जुड़ें। हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। किशोर, तू मुझे इतना सब कुछ खोने के बाद भी अपने साथ काम में शामिल करना चाहता है? हाँ चाचा जी, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आप अनुभवी हैं, आपकी सूझबूझ से हमारा काम और बढ़िया चलेगा। हम मिलकर एक बड़ा ढाबा बनाएंगे जहां पूरा परिवार साथ काम करे, साथ रहे।